हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर का टॉपिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो आओ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है जो निकाय के उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी भी आवेश को, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको अनंत से लाकर जब किसी निकाय की रचना करते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है, आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा के बराबर मानते हैं। अब देखते हैं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों से जब कोई निकाय बनाते हैं, या तो वो प्लस प्लस आवेश हो या माइनस प्लस आवेश हो या माइनस माइनस आवेश हो, तो उनसे जब कोई निकाय बनता है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। माना दो आवेशों के निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर व्यवस्थित हैं। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए दोनों आवेशों को प्रारंभ में अनंत पर मानते हैं। तो सबसे पहले हमें दो आवेश लेना है, एक Q1 और दूसरा Q2, जो A और B बिंदु पर स्थित हैं, और उन दोनों आवेशों के मध्य r दूरी है। तो इन आवेशों को अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में मानते हैं, जो हमने अभी परिभाषा में देखा है। अब देखते हैं आगे। Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य W1 = 0। मतलब जब हम सर्वप्रथम किसी भी एक आवेश को अनंत से लाते हैं तो उसके लिए कोई भी विभव नहीं होता है उसके आसपास। मतलब उसके पास दूसरा आवेश नहीं है, तो उसके कारण कोई भी विभव नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हमें कार्य जीरो करना पड़ता है। मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ता किसी, जब हम फर्स्ट आवेश को लाते हैं तो उसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके आसपास कोई भी क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है। मतलब वहाँ पर सारा निकाय न्यूट्रल होता है, मतलब कोई भी क्षेत्र नहीं बनता है, तो उसके लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम जब हम किसी भी एक आवेश को लाते हैं तो उसके लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, मतलब W1 = 0। आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। अब जो फर्स्ट आवेश आ गया है उसके कारण जब हम सेकंड आवेश को लाएंगे तो उसके कारण कुछ ना कुछ विभव लगेगा, और उस विभव का मान होता है V = KQ1/R। जो Q1 तो फर्स्ट आवेश है और R इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी है, A और B बिंदुओं के मध्य। तो उसके कारण सेकंड आवेश पर विभव लगेगा KQ1/R। तो आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य है। अब देखते हैं हम Q2 आवेश को जब लाते हैं तो क्या कार्य करना पड़ता है। तो W2 = आवेश Q1 के कारण विभव इंटू Q2। फर्स्ट तो आवेश Q1 के कारण जो विभव लग रहा है वो, और उसका Q2 का प्रोडक्ट W2 के बराबर होता है। अतः दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम दोनों आवेशों के कारण जो टोटल स्थितिज ऊर्जा आती है उसको देखते हैं। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा दोनों के द्वारा किया गया कार्य के मान को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, Q1 आवेश और Q2 आवेश के द्वारा। तो U = W1 + W2। Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य तो W1 था, और Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य W2 था। अब W1 और W2 का मान रखते हैं हम। तो U = W1 का मान था 0 और W2 का हमारे पास आया KQ1/Q2/R, क्योंकि हमने यहाँ पर मान रख दिया आवेश Q1 के कारण तो विभव था KQ1/R, KQ1/R और Q2 इसके प्रोडक्ट में है, तो KQ1/Q2/R। तो ये टोटल हो गया U = KQ1/Q2/R। अतः दो आवेशों के निकाय में दोनों आवेश समान प्रकृति के होने पर स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, जबकि विपरीत प्रकृति के होने पर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। जब दोनों आवेश प्लस प्लस प्रकृति के होते हैं तो स्थितिज ऊर्जा या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, जबकि जब विपरीत प्रकृति हो, एक प्लस और एक
माइनस ऑफ एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो उनकी स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक आती है। तो ये आ गया दो आवेशों के कारण स्थिति ऊर्जा का सूत्र। अब देखते हैं हम दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। दो के लिए देख लिया, अब हम देखते हैं 3, 4 आवेशों के कारण। तो दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का मान निकाय में सभी संभव दो आवेशों के युग्म की स्थिति ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक आवेश किसी निकाय में उपस्थित होते हैं तो उनकी स्थिति ऊर्जा का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के स्थिति ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। मतलब अलग अलग सभी आवेशों के स्थिति ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था थोड़ी देर पहले दो आवेशों के लिए। उसी प्रकार हम 3 या 4 या इससे ज़्यादा आवेशों के लिए देखेंगे। तो अब देखते हैं माना 3 आवेशों के निकाय में आवेश Q1, Q2 व Q3 क्रमशः बिंदु P1, P2 और P3 पर स्थित है। सर्वप्रथम हमने 3 आवेश लिए, हम 3 आवेशों के लिए देखेंगे। तो हमने 3 बिंदु माने P1, P2 और P3। तो इनके कारण इन पर 3 आवेश उपस्थित हैं। यहाँ पर P1 पर Q1 आवेश, P2 पर Q2 आवेश और P3 पर Q3 आवेश। और Q1, Q2 के मध्य R12 दूरी है, Q2, Q3 के मध्य R23 दूरी है और Q1 और Q3 के मध्य R13 दूरी स्थित है। अब देखते हैं हम आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य। सर्वप्रथम हम ऐसा तो है नहीं कि सारे आवेश एक साथ आ जाएंगे किसी निकाय में। जब हम Q1 आवेश को लाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो उसमें हम सर्वप्रथम देख लिया था कि वहाँ पर एक शुरू में एक आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके आसपास कोई विभव नहीं होता है। सर्वप्रथम हम Q1 आवेश लाया तो उसके लिए हमने कोई कार्य नहीं किया, तो W1 = 0। अब देखते हैं आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य। तो उसी प्रकार जब 2 निकायों के लिए देख रहे थे उसी प्रकार हम 3 निकायों के लिए भी Q2 का जो W2 का मान वही आएगा। तो Q1 आवेश के कारण विभव इंटू Q2। तो इस Q1 को लाए तो सर्वप्रथम हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर Q2 और Q3 उपस्थित नहीं थे, तो उनके कारण इस पर विभव नहीं लग रहा था। लेकिन जब हम Q1 पहले से है हमारे पास लाते हैं और Q2 अब दूसरा लाते हैं, तो इस Q1 के कारण इस Q2 पर विभव लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक आवेश Q1 उपस्थित है। तो इस Q2 को लाने में हमारे यहाँ पर इस Q1 के कारण विभव लगेगा। तो W2 = Q1 के कारण विभव K Q1/R12। R12 इन दोनों के मध्य दूरी है, Q1 आवेश ये है और Q2 आवेश इससे गुणा हो जाएगा, तो ये कार्य आ जाएगा W2 का, Q2 को लाने में किया गया कार्य। अब देखते हैं आवेश Q3 को लाने में किया गया कार्य। अब इस आवेश Q3 को लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसको देखते हैं। तो उसको लाने में हमें Q1 और Q2 दोनों से अब इस पर विभव लगेगा, क्योंकि सर्वप्रथम Q1 लाए उसके बाद Q2 लाए। तो Q2 को लाए तो हमारे पास एक ही आवेश मौजूद था Q1, लेकिन जब Q3 को लाएंगे तो हमारे पास 2 आवेश मौजूद होंगे Q1 और Q2। तो इन दोनों आवेशों के कारण इस पर विभव लगेगा। तो अब देखते हैं हम W3 = Q1 व Q2 आवेश के कारण विभव इंटू Q3। तो Q1 के कारण तो विभव आएगा W3 के Q1/R13 और इसे Q2 के कारण विभव आएगा K Q2/R23 और इंटू Q3। तो W3 = K Q1 Q3/R13 प्लस इस Q3 को हम अंदर गुणा कर रहे हैं इसमें। तो अतः 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। अब हम टोटल स्थिति ऊर्जा देखेंगे, तो उसके लिए हमें इसका बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। समीकरण 1, 2 और 3 को हम जोड़ देंगे W1 + W2 + W3 से, तो इसकी टोटल स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। यूं हमेशा कार्य के बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा कार्य के बराबर ही होती है, U = W। तो इन तीनों का कार्य अलग अलग जोड़ देंगे तो हमारे पास इस टोटल निकाय का कार्य आ जाएगा। तो U = इस W1 के कारण 0, W2 के कारण K Q1 Q2/R12 और W3 के लिए ये दोनों हमारे पास है। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगी
यू इक्वल टू के Q1 Q2 R12 प्लस के Q2 Q3 R23 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये टोटल इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ गई हमारे पास। हम इस डायग्राम या इस सूत्र से हम तीन आवेश वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यदि निकाय में n आवेश है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जब हमारे पास 3 से ज़्यादा n आवेश मान लेते हैं हम तो मौजूद हो तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा हम निकालते हैं इस सूत्र से, U इक्वल टू 1/2 समेशन I इक्वल टू 1 से n और समेशन J इक्वल टू 1 से n K Q1 Q I Q J अपॉन R I J। यहाँ पर I और J इक्वल नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि I और J 1 ही हो, यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं होंगे। अगर R 1 है तो ये 2 या 3 या 4 जो भी जितने भी आवेश होंगे उसके लिए आएगा। तो ये 1/2 इसलिए आया है क्योंकि इस पर ये डबल बार आवेश आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर Q1 आ गया, फिर आगे वाले स्टेप में भी एक बार Q1 आएगा तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 2 बार हो जाएगा, इसके लिए 1/2 इसमें आता है। अब देखते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। किसी भी जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है उसमें हम जब किसी आवेश को लाते हैं तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या आती है। तो एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, जब हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को लाते हैं तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। तो अब देखते हैं हम, माना बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बिंदु आवेश Q विद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर स्थित है जिसका स्थितिज सदिश R वेक्टर है। तो डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक विद्युत क्षेत्र माना ई वेक्टर और उसमें हम एक बिंदु मानते हैं P जिस पर Q आवेश उपस्थित है और इसका स्थितिज सदिश है R वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है और इसकी मूल बिंदु से दूरी है R और इसके कारण इस Q के कारण विभव लग रहा है या विद्युत क्षेत्र के कारण VR। आवेश Q को अनंत से विद्युत P तक लाने में किया गया कार्य। जब हम Q को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं तो उसके लिए हम कार्य देखते हैं। तो पहले हमने जब किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं देख रहे थे उसके लिए तो किसी भी सर्वप्रथम एक आवेश को ला रहे थे उसके लिए हमारे पास कार्य 0 आ रहा था, लेकिन अब विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत क्षेत्र में विभव उपस्थित होगा, तो विभव उपस्थित होगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ कार्य जरूर आएगा, क्योंकि अगर विभव उपस्थित नहीं होता है वहाँ पर तो कार्य 0 होता है। लेकिन जब हम किसी भी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्य आ गया W इक्वल टू Q VR, विभव इंटू आवेश। ये कार्य का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, हमने शुरू में बात कर ली थी। यही कार्य एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो ये कार्य है वो ही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, मतलब ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो U इक्वल टू Q VR, तो ये कार्य ही इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अब देखते हैं आगे। दो आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हमने अभी तो एक आवेश के लिए देखा था कि एक आवेश के कारण जब हम उसको विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके लिए क्या कार्य करना पड़ता है या उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब देखते हैं हम दो आवेशों को जब किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके लिए क्या कार्य करना पड़ता है। तो माना दो आवेश Q1 व Q2 बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में R दूरी पर स्थित हैं। जब दो आवेश Q1 और Q2 किसी भी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में R दूरी पर स्थित हैं, मतलब इन दोनों के मध्य दूरी है R, जिनके स्थितिज सदिश है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, और इनके मूल बिंदु से स्थितिज सदिश हो गए R1 वेक्टर, मतलब इनकी दिशा R1 वेक्टर और R2 वेक्टर डिनोट कर रहे हैं। तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। जब हम Q1 आवेश को अनंत से लेकर आते हैं तो उसके लिए कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो आवेश है तो हम इसको 1 और 2 से मानेंगे। तो W1 इक्वल टू QVR1 वेक्टर, तो वो हमने एकल आवेश के लिए देखा था। उसी प्रकार
W1 के इक्वल है, तो W1 आ गया हमारे पास आवेश और विभव का गुणा। आवेश Q2 को लाने में किया गया कार्य है। जब हम आवेश Q2 को ला रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या कार्य करना पड़ता है। तो अब Q2 को लाएंगे तो एक तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर विभव लगेगा और एक इस Q1 के कारण विभव लगेगा। जब हम ये दूसरा आवेश ला रहे हैं तो एक तो इस Q1 के कारण लगेगा और एक विद्युत क्षेत्र के कारण विभव लगेगा। तो अब देखते हैं W2। W2 बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य है। मतलब एक तो विद्युत क्षेत्र जो बाहर से लग रहा है उसके कारण जो कार्य करना पड़ रहा है वो, और प्लस Q1 आवेश के विरुद्ध कार्य है, और एक इस Q1 के कारण जो कार्य करना पड़ रहा है, मतलब इस Q1 आवेश के कारण जो इस पर विभव लग रहा है उसके कारण भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इसके पास लाने में। तो W2 इक्वल टू Q2 VR2 ये तो हो गया इस विद्युत क्षेत्र के कारण, और ये हो गया इस Q1 आवेश के कारण K/Q1/R/Q2। तो अतः दो आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा। अब हम टोटल इसकी स्थिति ऊर्जा देखते हैं। तो U इक्वल टू W1 प्लस W2। तो जब दोनों कार्य को जोड़ देते हैं तो इस पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। तो इस W1 और W2 का हम मान रख देंगे। तो W1 का मान है Q1VR1 वेक्टर और इस W2 का है Q2VR2 वेक्टर प्लस K/Q1/Q2/R। तो ये फॉर्मूला जब हम दो आवेशों किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ता है या उसकी स्थिति ऊर्जा होती है तो उसको डिनोट करता है। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और हमारे सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं 11th के और 12th के, और नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध होगी और हमारे चैनल के अबाउट में भी उपलब्ध है। थैंक यू।